Hi guys, welcome. In this video, I will teach you chapter 1 chemical reactions and equations. So guys, let's begin. Chemical reactions होते क्या है हमें वो जानने की ज़रूरत है. दूध जो हम नॉर्मल टेम्परेचर में गर्मियों में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बाहर और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं वो दही बन जाता है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई भी लोहे की चीज़ जो हम बाहर हवा पानी में हमने छोड़ दी है उसमें थोड़े टाइम बाद जंग लग जाता है. दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. खाना जो कच्चा होता है उसको हम रोज़ पकाते हैं और फिर खाते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है. उसी खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. जो हम रोज़ सांस ले रहे हैं दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सो दीज आर द एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं. सो गाइज दिस इज़ एक्टिविटी 1.1 जो NCERT बुक में दी हुई है. इसमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है. फिर उसे एक टोंग्स की हेल्प से पकड़ के एक बर्नर की हेल्प से उसे जलाना है और फिर जो उससे ऐश निकलेगा जितना भी राख गिर रहा है उससे उसको हमें एक वॉच ग्लास में कंटेन करना है. तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे वो एक वाइट कलर की फ्लेम के साथ जलेगा और जो ऐश जिसे हम राख बोलते हैं वो हम जो कलेक्ट करेंगे वॉच ग्लास में वो वाइट कलर का एक पाउडर होगा. ये रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो एयर में प्रेजेंट है. गाइस एक्टिविटी 1.2 में हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है. फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं. तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो चेंजेस क्या होंगे, वो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगी. प्रेसिपिटेट क्या होती है, जैसे अगर हम एक चॉक को पानी में घोल दें और फिर उसे थोड़ी देर के लिए रख दें तो चॉक नीचे बैठ जाता है. तो जो नीचे बैठ जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती. दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट. और इसी रिएक्शन के अंदर ऐसा ही होता है. पोटेशियम आयोडाइड और नाइट्रेट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर नीचे प्रेसिपिटेट इकट्ठी हो जाती है और प्रेसिपिटेट येलो कलर की होती है. गाइज एक्टिविटी 1.3 में हमें जिंक ग्रैन्यूल्स एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में लेने हैं और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है. तो गाइज जैसे ही कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और उसके अंदर जैसे ही मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगी वैसे ही उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी और जो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब अगर उस टेस्ट ट्यूब को तुम नीचे से थोड़ा टच करके देखोगे वो थोड़ी थोड़ी गर्म लगेगी तुम्हें. सो यार तुमने ये सारे केमिकल रिएक्शंस देखे, इन सबको देख के तुम्हें क्या पता लगा कि केमिकल रिएक्शन तुम किसको बोल सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन से चेंजेस हैं जो तुम्हें देखने के मिलते हैं. दैट इज़ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है. स्टेट मतलब अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो वो गैस भी बन सकता है और उसका कलर चेंज हो सकता है. उसमें से कोई भी गैस निकल सकती है जैसे अभी वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली थी. टेम्परेचर चेंज हो सकता है जैसे अभी टेस्ट ट्यूब थी वो गर्म हुई थी. तो यार केमिकल रिएक्शन को मैं डिफाइन कैसे कर सकती हूँ. इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. मतलब किसी भी एटम्स के बीच में अगर वो ब्रेक हो रहे हैं या फिर उनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है और उससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलती हूँ. मतलब अगर एक दो चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बन रही है, नई चीज़ बन रही है तो उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोल सकती हूँ. या फिर अगर एक चीज़ मेरे पास है और वो टूट के दो में तुम्हें मिल रही है, दो सब्सटेंसेस में मिल रही है तो उसको भी मैं एक केमिकल रिएक्शन बोल सकती हूँ. केमिकल इक्वेशंस क्या होती है. राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. किसी भी रिएक्शन को जो परफॉर्म हो रहा है उसको हम वर्ड्स में लिख दें और उसकी एक इक्वेशन बना दें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे अभी जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था एक्टिविटी 1 हुई थी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट थी और उसको वो प्रोडक्ट बना क्या रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो यार लेफ़्ट साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड वाले एरो से पहले वाले उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और जो एरो के बाद मतलब जो हमें मिल रहा है किसी भी रिएक्शन के होने से बाद में हमें जो फाइनली मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट. एग्जाम्पल 2 जो हमने एक्टिविटी 2 करी है
पोटेशियम आयोडाइड में जब मैंने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला था तो मुझे क्या मिला था, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेफ्ट साइड पे है मेरे पास कंपाउंड्स जिनको मिला के बना ये सब, वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो मेरे को बाद में मिला दैट आर नोन एज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड वाले होते हैं और रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं। एग्जाम्पल 3 जिसमें मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो मुझे क्या मिला था, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो उसमें से निकली थी। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। और जो मुझे मिला, मुझे हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड, दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन वो मैं कैसे बता सकती हूँ, द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जिनमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है किसी भी रिएक्शन में, उसे मैं रिएक्टेंट बोलती हूँ। मतलब खाना, कच्चा खाना जो बाद में बन रहा है, तो जो कच्चा खाना है जिसमें चेंज आ रहा है वो रिएक्टेंट है, और जो बन गया है वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हमेशा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं हम हमेशा। प्रोडक्ट कैसे, जो खाना बन चुका है जिसे मैं अब खाऊंगी वो प्रोडक्ट कहलाता है। एरो क्या करता है, जो बीच में एरो होता है वो बताता है कि डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। मतलब खाना है जो कच्चा था पहले, जो बाद में बन रहा है पका हुआ खाना जिसे हम खा सकते हैं। तो बाद में क्या बन रहा है, पका हुआ खाना, दैट इज़ वो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये है। और एरो हमेशा प्रोडक्ट की साइड पे पॉइंट करता है, मतलब जिस भी साइड एरो है समझ लो वो प्रोडक्ट है। सो यार, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हम केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किसी सिंबल की हेल्प से। तुमने पहले क्लासेस में अपने रिएक्शन पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी जिसमें तुमने टॉप 20 एलिमेंट्स याद किए थे। तो तुम्हें याद होगा कि मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते थे, ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, लेड को हम Pb से लिखते हैं, जो टॉप 20 में नहीं है आई नो, पर लेड को हम Pb से लिखते हैं, वो तुम याद कर सकते हो अभी के लिए। ऐसे ही तुम्हें याद होंगे सारे एलिमेंट्स। पोटेशियम को मैं K से लिखती हूँ, आयोडीन को मैं I से लिखती हूँ। तो ये सब ऐसे शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स में हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। तो मैंने ऐसे बोला कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, वो रिएक्ट करके बना रहा है MgO, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको जो इस फॉर्म में ये लिखा है दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। पॉइंट 2 दैट इज लेड नाइट्रेट। तो लेड Pb इज लेड, NO3 इज नाइट्रेट, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है। Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, जो मिलके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट्स क्या है, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2 दैट इज लेड आयोडाइड। इन थर्ड रिएक्शन जो हमने थर्ड एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स थे, उसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। तो जिंक को हम Zn से लिखते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl से लिखते हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकली थी। सो गाइस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम हमेशा लिखते हैं। तो हमने पहले क्लासेस में हमेशा पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी मास है तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और किसी भी चीज़ में जितना भी ज़्यादा मास है तुम उसको बना भी नहीं सकते कि और मास हो जाए उसका। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर किसी पार्टिकल में तुम्हें लगता है कि बिल्कुल भी इसमें मास नहीं है, 0.000 समथिंग मास है, तो तुम उस मास को ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ीरो तब भी नहीं कर सकते, और उसको बना भी नहीं सकते कितना भी मास हो। तो इस किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितना भी मास रिएक्टेंट्स की साइड है उतना ही प्रोडक्ट की साइड भी होना चाहिए। जितना भी मास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है उतना ही मास राइट हैंड साइड पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हम बैलेंसिंग करते हैं और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। पहले एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। तो यार, स्टेप्स क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हम पहले किसी भी वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। स्टेप 1 होता है राइट अ वर्ड इक्वेशन, जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स
मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स क्या मिले, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दी। अब स्टेप 2 क्या है, टू राइट अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो सिंबल की फॉर्म में हम लिखते हैं उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn से, तो मैंने पहले लिखा Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज H2SO4। इन दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट्स क्या बने, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, दिस इज H2। हाइड्रोजन गैस को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 3 इज ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जितने भी ये फार्मूलाज हैं Zn, H2SO4, ZnSO4, H2 और ये दूसरी केमिकल इक्वेशन है Fe, H2O, Fe3O4 प्लस H2O, इन सब के अराउंड हम बॉक्सेस बना लेंगे। बॉक्सेस क्यों बना लेंगे, क्योंकि इनके अंदर वाला जो पार्ट है हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। उसके अंदर अगर ये H2 है तो इसको हम 3 नहीं कर सकते, यहाँ पे O4 है तो इसको मैं 2 नहीं कर सकती। सेम अप्लाई होता है इस इक्वेशन में भी, हर एक इक्वेशन के लिए यही अप्लाई होता है कि बॉक्स के अंदर वाले पार्ट को हमें चेंज नहीं करना होता, दैट इज़ अ रूल। सो बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या, उसके बाद का स्टेप क्या यूज़ करेंगे। सो गाइस स्टेप 4 इज़ कि हम ये बॉक्सेस बनाने के बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस एलिमेंट, उस एटम को ढूंढते हैं, एलिमेंट को ढूंढते हैं जिसका सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसमें। जैसे ये इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन थी Fe प्लस H2O प्लस FeO3 Fe3O4 प्लस H2, ये इक्वेशन है मेरे पास। तो इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास हैं, Fe के पास 1 है, H के पास 2 है, O के पास 1 है, Fe के पास 3 है, यहाँ पे O के पास 4 है, H के पास 2 है। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास हुए, Fe3O4 के पास। तो मैंने सबसे पहले इसको ले लिया और इसकी एक टाइप ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट की। एक साइड मैंने लिखा एलिमेंट्स FeO और रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन्हें रिएक्टेंट्स ये वाले, और प्रोडक्ट्स जो राइट हैंड साइड पे हैं मैंने वो लिखे। फिर मैंने ये देखा कि रिएक्टेंट्स इस साइड पे है तो इसमें Fe के पास कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, तो यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे पहले 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा O में कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे कितने थे 1, क्योंकि यहाँ पे O में 1 ही दिख रहा है मेरे पास इसलिए। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स देखे, प्रोडक्ट्स ये वाले होते हैं, इसको मैंने प्रोडक्ट्स को देखा। इसमें मैंने देखा Fe के पास कितने एटम्स हैं, Fe के पास यहाँ पे 3 एटम्स थे। O के पास यहाँ पे कितने एटम्स हैं, O के पास यहाँ पे 4 एटम्स है और यहाँ पे O कहीं और भी नहीं है तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं। तो यार इधर 1 था इधर भी 1 था, पर इसमें यहाँ पे 3 और 4 है, जो यहाँ पे 3 होना चाहिए वो भी यहाँ पे 3 है। तो इसलिए मैंने क्या करा, 1 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने बाद में लिखा। 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो ये जिससे 3 बन जाए, और यहाँ पे 1 है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जो यहाँ पे 4 बन जाए। सो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो 1 है ये 1 3 बन जाए और ये वाला 1 4 बन जाए। ऐसा हम क्या करें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दिस वे ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो Fe है यहाँ पे रिएक्टेंट्स में Fe जो मैंने यहाँ पे लिया है इसको मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो मैं इसलिए यहाँ पे 3 लिख दूंगी, इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और O को मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा। तो इस वाले पार्ट को मैं पूरे को रिएक्टेंट्स में यहाँ पे O इधर है तो मैं इस पूरे को ही मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं लिखूँगी यहाँ पे कि 4O, ऐसे नहीं लिखूँगी। H2O है, इस पूरे को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेप 5 इज हम दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे अब जो बचे हुए हैं। अब मुझे दूसरा एलिमेंट कौन सा देखना है, दूसरा एलिमेंट कौन सा था यहाँ पे H, Fe हो गया, O हो गया, अब मेरे पास बचा है H। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है काउंट करो, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है। अब ये जो 4 होता है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है। अगर H के पास यहाँ पे 2 है तो ये 4 2 8 होगा। अगर O है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मीन्स यहाँ पे 1 है तो ये 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो O कितने हो गए यहाँ पे 4। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स कितने हुए ऑक्सीजन के, दैट आर 4। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं
4 इंटू 2 दैट इज़ 8, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। प्रोडक्ट में मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स ये 1 है, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 2। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 2 जो है वो 8 बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये 8 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही करा, 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 8 बन गया। तो मैं उस H2 को, इस ऊपर वाले H2 को जो अभी तक यहाँ पे H2 था, इस H2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट में H को, तो जो H वाली टर्म है प्रोडक्ट की साइड, ये वाली, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 इज़ 8। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 6 इज़ नाउ काउंट एंड चेक द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स, दे शुड बी इक्वल। अब मैं दोनों साइड कैलकुलेट करूँगी, काउंट करूँगी कि कितने एटम्स हैं दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल कितने Fe हैं, कि टोटल कितने H हैं, कितने O हैं, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो Fe, मैंने यहाँ पे ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट की, रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, आयरन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पे लिखा है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। प्रोडक्ट्स की साइड आयरन कितने हैं, Fe3, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 4 इंटू 2 इज़ 8, तो मैंने यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल 8 एटम्स लिख दिए। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में कितने हैं हाइड्रोजन, 4 इंटू 2 इज़ 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं, अब यहाँ पे O मैंने बताया था यहाँ पे 1 है, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 4 इंटू 1 इज़ 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। सेम वे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स में देखूंगी O 4 है यहाँ पे, और ये किसी से भी मल्टीप्लाइड नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1 इज़ 4, इट मीन्स यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 4, इस साइड भी 4, दिस मीन्स ये इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड नाउ। स्टेप 7 क्या होता है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट हमें लिखनी है कि वो कौन सी स्टेट में है, मतलब अगर यहाँ पे आयरन था तो आयरन कौन सी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड में है, एक्वस में है, या फिर प्रेसिपिटेट है। गैस को मैं G से रिप्रेजेंट करती हूँ, हम ब्रैकेट में उसके आगे G लिख देते हैं अगर वो गैस है तो। लिक्विड को मैं L से रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं ब्रैकेट में L लिख दूंगी अगर वो एक लिक्विड है। सॉलिड को मैं S से रिप्रेजेंट करूँगी अगर वो एक सॉलिड है। एक्वस एक नया वर्ड होगा तुम्हारे लिए। एक्वस क्या होता है, जो भी एक कंपाउंड, ना ही तो वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है, इट मीन्स वो कुछ बीच का ही कंपाउंड है, जो एक जेली लाइक कोई भी मैटर होता है, जो एक जेल के फॉर्म में होता है, उसको हम एक्वस बोलते हैं। एक्वस जैसे बटर है, बटर ना ही तो सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, वो सॉफ्ट होता है एक जेली के फॉर्म में, तो दैट इज़ एक्वस। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था अभी एग्जांपल देके कि अगर पानी में मैं चॉक को डिज़ोल्व कर देती हूँ तो थोड़ी देर बाद रखूँगी उसको, फिर देखूँगी तो मुझे पता लगेगा कि चॉक नीचे बैठ चुका है और ऊपर सिर्फ पानी है, तो उस वो जो चॉक नीचे बैठ चुकी है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, और उसमें कौन सा कैटलिस्ट हम ऐड कर रहे हैं, वो एक जो एरो होता है ना, ये वाला एरो, इस एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं हम। लाइक अगर उसमें टेम्परेचर, अगर हम हीट दे रहे हैं उसको तो इस एरो के ऊपर लिख देंगे हीट, अगर प्रेशर कुछ मिल रहा है उसको तो हम यहाँ पे प्रेशर लिख देंगे। कोई भी कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे हम यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन को फास्ट करता है, कि रिएक्शन जल्दी हो जाए, इसलिए हम कैटलिस्ट डालते हैं। अभी के लिए बस इतना जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बन गई लास्ट में, 3FeS प्लस 4H2O विच गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब मैंने Fe के आगे यहाँ पे S लिख दिया क्योंकि ये सॉलिड में था। H2O क्या होता है, वाटर। H2O पानी को हम H2O बोलते हैं, दैट इज गैस, मैंने यहाँ पे G लिख दिया जो गैशियस फॉर्म में है। Fe3O4 सॉलिड बन गया, जो H2 हाइड्रोजन गैस जो उसमें से निकली, दैट इज G, मैंने गैस लिख दिया। नाउ वी विल रीड types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement,
एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। सो गाइज फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब यार दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके कोई एक सिंगल चीज़ बना रही होती हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। सो गाइज दिस इज़ द रिएक्शन। ये मैंने एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड रखा, पहले थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाला, फिर उस बीकर के अंदर मैंने धीरे धीरे करके पानी डाला। तो इस बीकर को मैं टच करूँगी ना तो ये थोड़ा हीट हो जाएगा, ये गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि इसमें रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है उसको पानी के अंदर पानी डालूंगी जब उसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। और ये जो टर्म्स है गाइज, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, ये सारी टर्म्स से तुम फेमिलियर हो जाओगे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे। तो डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, लाइक दैट। सो गाइज ये द रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaO2OH होल ट्वाइस, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, कि वो थोड़ी टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। गाइज NCERT बुक में ये एक ऑरेंज बॉक्स दिया है, डू यू नो। इस बॉक्स को नेग्लेक्ट मत कर देना, ये बॉक्स में से क्वेश्चंस लिटरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई हैव डिस्कस दिस, ये बॉक्स मैंने इसके नोट्स भी यहाँ पे भी बनाए हैं। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। स्लेक्ड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला ये है, ये भी लर्न करना है, ये एग्जाम में पूछेंगे। और इसको हम वाइट वॉशिंग वॉल्स पे जो हम वाइट वॉश करते हैं उसमें यूज़ होता है उसका सॉल्यूशन। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछते हैं। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब स्लोली एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक पतली लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वॉल्स जो है हमारी शाइनी हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में वाइट वॉशिंग होती है तो 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि वो वाइट वॉश जो होती है सारी वॉल्स बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। वो इसीलिए करती हैं क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट वॉशिंग में है वो जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो पतली लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से हमारी वॉल्स शाइनी हो जाती हैं। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से शाइनी लेयर आ जाती है, प्लस वाटर क्या है, लिक्विड जो मॉइस्चर हमारी एयर में प्रेजेंट है वो एयर में ही चला जाता है। और गाइज वन मोर पॉइंट, कैल्शियम फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3 मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है। और ये लर्न कर लेना, ये एग्जाम में कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। और यूजुअली स्टूडेंट्स इस रेड वाले बॉक्स को छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। एग्जाम्पल 2, अभी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही चल रहा है और उसका एग्जाम्पल 2 है बर्निंग ऑफ कोल। जब भी कोयला हम बर्न करते हैं, कोयला क्या होता है, यूजुअली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम बर्न करते हैं किसी चीज़ को तो ऑक्सीजन हवा में जो होती है वो बर्न होती है। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की हेल्प से ही परफॉर्म होती है। दैट कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद O2 गिव्स CO2। जब भी हम कोयला जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। फॉर्मेशन, एग्जाम्पल 3, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन गैस मैंने डाली और ऑक्सीजन गैस डाली, तो उन दोनों से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, H2O, दैट इज वाटर। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में तुमने देखा होगा कि दो प्रोडक्ट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा भी मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम यूजुअली किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब जब एक रिएक्शन में एक सिंगल चीज़ टूट के बहुत सारे कंपाउंड्स बना देती है तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में टूटती हैं चीज़ें, लाइक एक रिएक्टेंट टूटता है टू गिव मैनी प्रोडक्ट्स, सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 1,
ferrous sulfate crystal in a test tube are heated. सो गाइज ये एक्टिविटी 1.5 है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को टोंग्स की हेल्प से पकड़ के बर्नर से फ्लेम के ऊपर उसे हमें बॉईल करना है, उस ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को। तो पहले आप जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लोगे उसका कलर नोट करो, कौन से कलर के होंगे वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होंगे। क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे पाउडर लाइक सब्सटेंस, वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होंगे। और उसके बाद जब तुम बर्न कर दोगे उसको बर्नर की हेल्प से, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से टेक प्लेस होता है। FeSO4 when we heat it forms Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और जो ये फेरिक ऑक्साइड है ये ब्लू कलर का होता है। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो यार ये रिएक्शन होते टाइम कौन कौन से चेंजेस हैं जो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके अंदर कौन से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनसे तुम बोल सकते हो कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कौन से चेंजेस होते हैं, स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक अडर ऑफ बर्निंग सल्फर। जब वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स बर्न होते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है जो सल्फर की होती है, सल्फर के जलने की स्मेल आती है। जब वो क्रिस्टल को तुम बर्न करोगे तो वो पानी छोड़ेंगे, मतलब तुम सूखे क्रिस्टल्स डालोगे और देखोगे कि जब वो बर्न कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब पे थोड़े थोड़े वाटर वेपर्स आ जाएंगे, तो वो पानी छोड़ते हैं क्रिस्टल्स। कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंज, दैट मीन्स जब वो कलर ऑफ क्रिस्टल्स, पहले जो फेरस सल्फेट जो तुमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, पर हीट करने के बाद वो क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कलर भी हो रहा है। सो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे मैं लाइमस्टोन भी बोलती हूँ, इसको जब मैं हीट करूँगी, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वो एक गैस को रिलीज करेगा, वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट से चेंज होके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं और ये सीमेंट की मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। मतलब जब सीमेंट बनती है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जिसे हम बोलते हैं, वो यूज़ होता है। ये एक उसकी एप्लीकेशन है और ये भी एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होता है, मतलब जैसे ये रिएक्शन मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया था कैल्शियम ऑक्साइड से, और कैल्शियम ऑक्साइड से मैंने हीट करा और कैल्शियम ऑक्साइड मुझे मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये जब हीट की प्रेजेंस में मैंने किया है तो इसको मैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो गाइस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होते हैं, हीट के प्रेजेंस में होते हैं, उनको मैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलूँगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने लेड नाइट्रेट पाउडर एक ट्यूब के अंदर लिया और फिर उस ट्यूब को टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बर्न करा, बर्नर की हेल्प से मैंने उसको बॉईल करा टेस्ट ट्यूब को। तो यार जब मैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन पाउडर को मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्न करूँगी, इसके अंदर से ना ब्राउन कलर की फ्यूम्स, ऐसे धुआं निकलेगी जो ब्राउन कलर की होगी। तो ये चेंज होता है इस रिएक्शन में जो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस विच विल गिव 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये फॉर्म है जिसमें हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या फिर रिमूव कर देता है, मतलब या तो उस रिएक्शन से हटा ही देता है या फिर उसकी जगह खुद आ जाता है। एक एलिमेंट की जगह पे दूसरा एलिमेंट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो गाइज दिस इज़ एक्टिविटी 1.9 और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, और मैंने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर भी मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। मैंने 2 आयरन की नेल्स ली, 2 आयरन की कील, वो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी जिस टेस्ट ट्यूब का नाम था B।
मैंने उसको डाल दिया और 20 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद मैंने क्या देखा, जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर मैंने 2 आयरन नेल्स डाली थी, ये वाली टेस्ट ट्यूब जिसका नाम बी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो कलर था इसका वो ब्लू कलर का था पहले, पर अब इस टेस्ट ट्यूब का कलर लाइट ब्लू हो गया। पहले डार्क ब्लू था, अब लाइट ब्लू हो गया। और ये टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, जिसका नाम टेस्ट ट्यूब ए था, इस टेस्ट ट्यूब का कलर वैसा ही है जिसके अंदर मैंने आयरन की नेल नहीं डाली। और जो आयरन नेल थी जब मैंने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकाल ली तो पहले वो आयरन नेल ऐसे ही सिल्वर कलर की दिख रही थी, पर बाद में वो आयरन नेल ब्राउन कलर की हो गई, ऐसे कॉपर कलर की वो दिखने लगी। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे। तो ये जब आयरन नेल मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली तो इस टेस्ट ट्यूब ने, इस आयरन नेल ने क्या किया, अपना जो आयरन था वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, जो सॉल्यूशन था वो बना दिया उसके साथ में। और जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जो इस सॉल्यूशन का जो कॉपर था वो कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से ये आयरन नेल ऐसे कॉपर कलर की हो गई, जिसके ऊपर, क्योंकि कॉपर का जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है कोटिंग। So in this reaction, iron in the nail has displaced another element, copper, from the copper sulfate solution. Copper sulfate solution में से आयरन की जो नेल थी उसने कॉपर निकाल के अपने ऊपर लगा दिया और अपना आयरन जो था वो उस सॉल्यूशन के अंदर ही छोड़ दिया। और इसमें होता क्या है, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। जैसे आयरन यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन की नेल ने कॉपर को रिप्लेस किया अपने आप से। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के ही आयन्स आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। सो गाइस, दिस इज एक्टिविटी 1.10। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन था और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे मिक्स कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब से मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब दोनों जो सॉल्यूशन है वो मिक्स हो गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, तो जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर NaSO4 और BaCl2 विच इज़ बेरियम क्लोराइड, तो इसके अंदर से यार जो दो रिएक्टेंट्स हैं इसमें NaSO4 और BaCl2, तो इसमें क्या हुआ, जो सल्फेट था, सल्फेट ने बेरियम के साथ में अपना आयन एक्सचेंज कर लिया, तो सल्फेट और बेरियम ने मिलके BaSO4 बना दिया। और इसका जो सोडियम था Na, उसने Cl2 के साथ मिलके Na प्लस Cl माइनस मिलके NaCl बना दिया। मतलब इन्होंने अपने आयंस आपस में ही एक्सचेंज कर दिए टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। और न्यू कंपाउंड मेरे को क्या मिला, NaCl और बेरियम सल्फेट BaSO4। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होती है। रिएक्टेंट के अंदर से एक बार आयंस इसके साथ रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा आयन दूसरे वाले रिएक्टेंट के आयंस के साथ रिप्लेस हुआ, तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम जिस भी अगर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब ऑक्सीजन उसकी बढ़ गई या फिर उसकी हाइड्रोजन चली गई, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन किसे बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर हाइड्रोजन एक कम हो गया या फिर उसके हाइड्रोजन उसके पास एक और आ गया या फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हो गया, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मैं एग्जाम्पल के टाइप में समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 1.11। इसमें हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश, जो इस टाइप का एक बाउल होता है उसको हम चाइना डिश बोलते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा कॉपर पाउडर लिया और इसको बर्नर की हेल्प से मैंने बर्न करा। तो जब वो कॉपर का पाउडर है वो उसको चाइना डिश के अंदर जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर पाउडर जब हवा की जो ऑक्सीजन है उसके साथ हीट होगा तब वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा।
सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर पाउडर है जिसे हमने हीट करा वो ना ऊपर ऊपर से थोड़ा ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। तो उसके अंदर हुआ क्या, कॉपर जो था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो इसके अंदर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पे सिर्फ एक कॉपर था, कॉपर का मॉलिक्यूल है, पर रिएक्टेंट्स के अंदर कॉपर का मॉलिक्यूल है। पर फिर मैंने जब देखा प्रोडक्ट्स में क्या है, प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे CuO है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल नहीं था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। इसका मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें एक ऑक्सीजन मिल जाए या फिर हमारा एक हाइड्रोजन कम हो जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर को क्या मिल गया, एक ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल गया। इट मीन्स इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल। जब हमने उसी चाइना डिश जो हीट हो गया था, गर्म हो गई थी, उसी के ऊपर अगर मैंने हाइड्रोजन की गैस डाल दी तो उसमें क्या होगा, जो कॉपर ऑक्साइड बनी थी ना, कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग थी, मैंने उसके ऊपर हाइड्रोजन डाला। तो जब वो दोनों को मैंने हीट करा, हीट वो गर्म तो पहले से ही था, तो जब इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, कॉपर प्लस H2O, मतलब कॉपर हमें वापस मिल गई, कॉपर वापस से वैसी हो गई जैसे वो पहले थी, उसकी कोटिंग जो थी ब्लैक कलर की वो हट गई, और मुझे थोड़ा पानी भी मिला उसके साथ में, मतलब थोड़े वाटर के जो वेपर्स थे वो भी मिले, क्योंकि वो पहले गर्म था, गर्म होने के बाद ठंडा होगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर आएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था मेरे पास रिएक्टेंट्स के अंदर, बट प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास क्या है, कॉपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन था मॉलिक्यूल का, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लॉस हुआ, ऑक्सीजन मेरे पास से चला गया। इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कम हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रही है, इसलिए मैंने बोला कि ये रिडक्शन है। दूसरा रिएक्टेंट हम देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन था, पर मैंने प्रोडक्ट्स में जाके देखा तो ये तो H2O बन चुका था, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, O ऐड हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था दूसरे पहले वाले एग्जांपल में। ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो दोबारा से ब्राउन हो जाती है, जैसे ब्राउन कलर का कॉपर का जो पाउडर है वो ब्राउन है, तो वो ब्लैक वाली कोटिंग दोबारा ब्राउन हो जाएगी और हमें कॉपर दोबारा मिल जाएगी कॉपर ऑक्साइड से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों साथ में होते हैं किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये वाली सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे ZnO मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन है C। मैंने जब इसका रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्ट करा, तो यहाँ पे मेरे को Zn मिल रहा है और यहाँ पे CO मिल रहा है। तो अब आप बताओ कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। कार्बन को यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिल गई है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। ZnO यहाँ पे ऑक्सीजन था पर यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पे क्या हुआ, MnCl2 जो था वो क्लोराइड MnCl2 में कन्वर्ट हो गया है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट थी और यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट के क्लोराइड बन चुकी है, क्लोराइड आ चुकी है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो निकल चुके हैं, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसके अंदर HCl है, यहाँ पे मेरे पास HCl है और मैंने जब प्रोडक्ट में जाके देखा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ Cl2 है, तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुकी है, इसका मतलब रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो इन दिस वे तुम बता सकते हो कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हुई है। एंड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे तुम्हें बताना होता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में प्रेजेंट होंगे। सो इसको ढंग से सीख लो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। नाउ गाइज, काइंड्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें से हीट निकल रही है। जैसे तुमने पहले वाले कुछ एग्जांपल्स में देखा होगा कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये रिएक्शन होगा, उसके बाद तुम टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो थोड़ी गर्म होगी। इन द सेम वे क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, तभी तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म हुई। इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। मीथेन को हम नेचुरल गैस बोलते हैं, बायोगैस जिसको कॉमनली हम जानते हैं। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी ऑब्वियसली, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O वाटर गैस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जो है वो इवॉल्व होती है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यार सांस लेना। देखो हम जो एनर्जी चाहिए होती है हमें जीने के लिए, और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। हम खाना खाते हैं, वो हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। अब जो हम खाना खा रहे हैं वो ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस में जाके टूटता है। लाइक हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। और जो ग्लूकोज है वो हमारे ऑक्सीजन के, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं बहुत सारे, उन सेल्स के अंदर जाके जो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे कंबाइन करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब उस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है हमारे सेल के अंदर जो है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इस पूरे जो प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब हमारा सांस लेना, हमारा खाना खाना, इन सब चीज़ों को जो हमारे अंदर जाके टूट रही हैं, और फिर ग्लूकोज जो ऑक्सीजन से मिल रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, दिस ऑल इज प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसकी इक्वेशन है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको याद कर लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुमसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, और ये सिंपल है बहुत, C6H12O6। इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी तो हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो वाटर जो स्वेट की फॉर्म में बाहर आता है, हम यूरिनेट करते हैं, दैट इज वाटर। एनर्जी जो हमें मिल रही है जिसकी वजह से हम वेरियस टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल एज दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। या तुम्हें पता होगा, हम जो सब्जियां होती है, सब्जियों के छिलकों को हम स्टोर कर लेते हैं और फिर से कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? जो हम प्लांट्स के अंदर डालते हैं, खाद जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंपोस्ट। तो वेजिटेबल मैटर जब कंपोस्ट बन जाती है तो उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आता है, वो भी हीट इवॉल्व करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है वो भी। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार वो रिएक्शन जिसके अंदर, वो रिएक्शन होते टाइम हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हम हीट, एनर्जी जो होती है, एनर्जी हम लेते हैं। वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, या तो हम हीट ले रहे हैं या फिर हम लाइट ले रहे हैं, लाइक लाइट मीन्स सनलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड अगर मैंने सनलाइट के अंदर रख दी है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? सो दिस इज एक्टिविटी 1.8 जिसके अंदर मैंने क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड, वाइट सिल्वर क्लोराइड को मैंने यहाँ पे चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दूँ तो ये पहले जो है वाइट कलर की होती है, बट सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये ग्रे कलर की हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, AgCl जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? सिल्वर बन रहा है और क्लोराइड बन रहा है। और जो ये सिल्वर है, ये सिल्वर, इट इज़ सिल्वरी इन कलर। तो गाइज मैंने यहाँ पे रखा तो AgCl था सनलाइट के अंदर, पर मुझे मिलेगा क्या? सिल्वर, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन गैशियस फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर उड़ जाएगा और मेरे को बचेगा क्या? मेरे पास सिल्वर, Ag। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज सिल्वर ब्रोमाइड। सेम है ये भी, सिल्वर ब्रोमाइड को मैंने जब सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे रख दिया तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी क्या होगा? पहले सिल्वर ब्रोमाइड येलो इन कलर था, बाद में
ये सिल्वर कलर का हो गया, मतलब ब्रोमाइड जो था इसके अंदर से वो एनवायरनमेंट के अंदर इवेपोरेट हो गया, उड़ गया सारा, और उसके बाद मेरे पास क्या बचा लास्ट में, Ag जो सिल्वर इन कलर था। और वन मोर थिंग, द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट, ये जो दोनों रिएक्शन है इन दोनों की एप्लीकेशन होती है किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ दिस इन दोनों रिएक्शंस की, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। सो लर्न दिस कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशन क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो गाइज नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो एक कोरोजन क्या होता है यार, हमने देखा होगा कि लोहे की चीज़ें हम जब भी कभी बाहर छोड़ देते हैं जहाँ पे हवा है, पानी है, हवा के अंदर पानी भी है, बारिश आ जाती है कभी कुछ भी लोहे की चीज़ों पे, तो वो क्या होता है उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि इस चीज़ में जंग लग गया। ओके, सो जब कुछ मेटल्स को इसी फॉर्म में, ऐसे ही जब किसी मेटल को हम मॉइस्चर, एसिड या फिर एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं और वो टार्निश हो जाते हैं, टार्निश मीन्स खराब हो जाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। जब किसी भी मेटल को हम बाहर रख देते हैं किसी भी एसिड, एयर, वाटर या किसी भी चीज़ की प्रेजेंस में, तो वो मेटल ऑक्साइड की एक कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, जो कि कोटिंग किसी भी कलर की हो सकती है। दैट कोटिंग इज नोन एज कोरोजन। इस पूरे प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं कि किसी भी मेटल का टार्निश हो जाना, किसी भी मेटल का खराब हो जाना ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर, एसिड, एयर, वाटर और एनीथिंग। ओके, सो इट्स एग्जाम्पल इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, मतलब अगर सिल्वर को, चांदी की चीज़ें जो होंगी हमारी, वो अगर हम बाहर छोड़ दें या फिर थोड़े टाइम तक हम चांदी की कोई भी चीज़ें पहनने लग जाएं, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। वो कोटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं कि सिल्वर जो है वो कोरोजन हो गया सिल्वर में। ओके, तो सारी कोटिंग जो होती है कोरोजन, सारे रेड कलर के नहीं होते कि यार आयरन है, आयरन में जंग लगता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो किसी भी चीज़ में कोरोजन होगा तो वो रेडिश ब्राउन ही दिखेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कॉपर है, कॉपर में कोरोजन कैसे होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर प्रेजेंट हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई पुराने कॉपर के अटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, तो उस पर काफ़ी टाइम बाद आप उसे बाहर निकालोगे तो उसको, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको लेमन से या फिर कर्ड से हम वॉश करते हैं यूजुअली। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। Rancidity, what is rancidity? When a substance containing oil and fat are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which they smell, taste and color change. This process is called rancidity. So rancidity क्या होती है, हम कोई भी खाना होता है, हमने रात को खाया, हमने उस खाने को थोड़ा बाहर छोड़ दिया, हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा, सुबह उठ के देखते हैं वो खाना ख़राब हो जाता है, उसमें बैड स्मेल आती है और वो खाना खाने के लिए भी हेल्दी नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो ऑयल, जिसमें ऑयल और फैट है, खाना हमारा ऑयल और फैट से ही बनता है, ऑयल्स होते हैं हमारे खाने में। जब भी हम ऑयल और फैट की किसी खाने की चीज़ को हवा के अंदर रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना जो होता है वो रैंसिड हो जाता है। रैंसिड मीन्स ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल, उसके अंदर बैड स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है और उसका कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा उस पर फंगस लग जाती है, ब्रेड बाहर छोड़ दी हमने एयर में तो कुछ टाइम बाद देखेंगे उस पर फंगस लग जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो रेंसिडिटी। इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी मीन्स किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, स्पॉयल हो जाना, यूजुअली खाने का। और रेंसिडिटी, ये स्टेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डेफिनेशंस भी दोनों आती हैं, कोरोजन भी, रेंसिडिटी भी। और ये स्टेप्स कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी, खाने के रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। स्टेप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड, ये तीनों पॉइंट्स एकदम याद कर लेना। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगी, फूड ऑक्सीडेशन नहीं होगी फूड में, तो उससे क्या है, रेंसिडिटी टेक प्लेस नहीं होगी, फूड हमारा ख़राब नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम खाने को बिल्कुल एयर के टाइट कंटेनर में पैक करके रखें, उसमें क्या होगा कि वो एयर और वाटर उसके अंदर नहीं आ सकते,
इसका मतलब वो खाना फिर ख़राब नहीं होगा क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी उसके अंदर। थर्ड पॉइंट इज स्टोर फूड इन नाइट्रोजन फिल्ड बैग्स। आपने देखा होगा जो हम कुरकुरे चिप्स ये सब कुछ खाते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कैसे ख़राब नहीं होती, इतने इतने टाइम तक ये पैकेट के अंदर स्टोर होती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं फैक्ट्रीज़ में से इन पैकेट्स के अंदर जो हवा भरी होती है ना बहुत सारी, वो हवा और कुछ नहीं नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन क्या करती है, फूड को रैंसिड नहीं होने देती। जब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी उस पैकेट के अंदर तो वो ख़राब कैसे होगी। इसलिए हम उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर, हमारे किसी भी चिप्स कुरकुरे किसी भी चीज़ के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फिल्ड होती है सो दैट हमारा फूड ख़राब ना हो। सो गाइज विद दिस चैप्टर इज़ ओवर। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड इस चैप्टर के जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं उन सबको ट्राई करना एंड उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम डाउट्स कुछ भी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं सब आंसर कर दूँगी और आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। एंड सो गाइज दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर और इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर्स भी पोस्ट कर दूँगी वीडियोज़। सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट तुम्हें आगे वाली वीडियोज़, आगे वाले चैप्टर्स सबकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।